बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पंजाब में 6 सितंबर से 11 सितंबर तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि घर में रहें और महफूज रहें। अहम फैसले के हवाले से आपको आगाह करते चलें, कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक तमाम सरकारी निजी स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि घर रहें और महफूज रहें। आपको इस खबर से आगाह करें कि कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक तमाम सरकारी निजी स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि घर रहें, महफूज रहें। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक तमाम सरकारी निजी स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि घर रहें, महफूज रहें। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी बताएगा। जी, वज़ीर तालीम मुराद रास की तरफ से जो ट्वीट किया गया है आज, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो शामिल हैं, वो 6 सितंबर से 11 सितंबर तक बंद रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तमाम इम्तिहानात जारी हैं वो जारी रहेंगे और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बंदिश के हवाले से अभी तो कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया। तमाम पंजाब भर के जो स्कूल हैं वो 6 से 11 सितंबर तक बंद करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि कोरोना की केसेस जो है वो मुख्तलिफ शहरों में बढ़ने की इत्तलात आ रही थी, जिस बुनियाद पर वज़ीर तालीम मुराद रास का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 6 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लेकिन इस पर खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं तालीमी हलकों की तरफ से, क्योंकि सिर्फ 1 माह हुआ है नया तालीमी सेशन जो है स्टार्ट हुए। तो अगर दोबारा तालीमी इदारों की बंदिश की तरफ जाया जाता है तो यकीनी तौर पर बच्चों की तालीम जो है वो मुतासर होने का खदशा है। लेकिन वज़ीर तालीम की तरफ से ये जवाब पेश किया गया है कि बच्चों की और टीचर की सेहत को मलहूज़ खातिर रखते हुए उनको सिक्योर करने के लिए, कोविड से बचाने के लिए उनको तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद किया जा रहा है, क्योंकि शिकायत जो है वो काफ़ी बढ़ रही हैं और अब हुकूमत असातिज़ा के साथ साथ तलबा को वैक्सीनेशन करने की तरफ जा रही है। और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो भी कह दी गई है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और कोरोना से जान छूटे और कोरोना से बचाव जो है वो मुमकिन हो सके। लेकिन अभी जो केसेस बढ़ने के बायस 6 से 11 सितंबर तक तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने का ऐलान ठीक है जहांगीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताते चले, कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि घर रहें और महफूज रहें। अहम फैसला किया गया है। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद करने का फैसला किया गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात का मौका साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताएगा, हुकूमत ने एक बार फिर स्कूल्स बंद करने का फैसला किया है। देखें जी, हम पंजाब हुकूमत के इस फैसले को गैर दानिशमंदाना समझते हैं। ये फैसला काबिल अफसोस है। कोविड की रेशो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है पंजाब में है और उसके बावजूद स्टेक होल्डर से मशावरत किए बगैर हम 54% स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं निजी सेक्टर।
اور کبھی کسی بھی فیصلہ کے سلسلہ میں پنجاب حکومت نے یا مرکزی حکومت نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت نہیں کی۔ میری اس موقع پر پیرنٹس سے یہ اپیل ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ان کے بچوں کا جو تعلیمی حرج ہو رہا ہے، جس کا ادراک حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کو نہیں ہے، اپنے بچوں کے تعلیمی حق کے لیے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو ماہرین تعلیم ہیں اور تعلیمی اداروں کے ٹیچرز ہیں، ان کا اپنا ساتھ دیں تاکہ وہ تعلیمی سلسلہ جو بڑی مشکل کے ساتھ بحال ہوا تھا، بچے ایگزام دے رہے تھے، بعض اسکولوں میں ٹیسٹ چل رہے تھے اور بچے دن رات محنت کر کے ان کا پچھلے 1.5 سال میں جتنا تعلیمی نقصان ہوا تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پھر اچانک ایک ٹویٹ پہ پنجاب کے تعلیمی اداروں کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ میری اپیل ہے منسٹر پنجاب ڈاکٹر مراد راز صاحب سے کہ خدا را تعلیمی سلسلہ اگر بحال ہوا ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے، اور تعلیمی نقصان جو بچوں کا پہلے ہو چکا تھا اس حکومت کو اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ خدا را اپنے فیصلے کو واپس لیں اور تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کو بتاتے چلے اہم فیصلہ ہے، کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر پنجاب میں 6 سے 11 ستمبر تک تمام سرکاری نجی اسکولز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسی پر ہمیں بتا رہے تھے جہانگیر اشرف، آپ کا بھی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اس فیصلے پر والدین اور بچوں کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا کافی حرج ہو رہا ہے، ٹھیک، کافی عرصے سے اسکول کھلنے چاہیے۔ کورونا کی وجہ سے پہلے بھی اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے تھے اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کالجز بند کر دیے جانے چاہیے، کیونکہ پہلے بھی بچوں کی پڑھائی کا بہت حرج ہو چکا تھا اور اب بھی بہت حرج ہو رہا ہے، اس لیے ان کو اسکول نہیں بند کرنے چاہیے۔ اسکول کھلنے چاہیے تھے، اگے کافی بچوں کا نقصان ہوا ہوا تو جی اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ مزید نقصان کرنا پھر کر دینا، بند کرنے کر دے۔ کرونا کی وجہ سے اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے تھے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کرونا ہے تو بچوں پر زیادہ افیکٹ کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بند ہی کر دینے چاہیے۔ ہماری جو سی پڑھائی ہے نا اس کے اوپر بالکل بھی ہمارا فوکس نہیں ہو رہا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے لیے نئی پالیسی نافذ کر دی گئی۔ کورونا سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے بعد رول نمبر سلپس جاری ہوں گی۔ ویکسینیشن نہ کروانے والے امیدواروں کو امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں ملے گی۔ انسداد کورونا کیبنٹ کمیٹی پنجاب کی جانب سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کو ہدایات جاری کیے جانے کے بعد نئی امتحانی پالیسی نافذ کر دی گئی۔ 15 ستمبر کے بعد امتحانات میں بیٹھنے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی۔ عوام کی بے احتیاطی، کورونا کا پھیلاؤ جاری۔ فیصل آباد ڈویژن میں مزید 154 افراد کورونا کا شکار ہو گئے، مزید 2 مریض جان سے گئے۔ فیصل آباد اور ٹوبہ میں ایک مریض جان کی بازی ہار گیا۔ فیصل آباد میں 91 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، تناسب 10% رہا۔ جھنگ میں 37، ٹوبہ میں 21 اور چنیوٹ میں 5 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ آپ کو کورونا کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں کہ فیصل آباد ڈویژن میں مزید 154 افراد کورونا کا شکار ہو گئے، مزید 2 مریض جان سے گئے۔ فیصل آباد اور ٹوبہ میں ایک مریض جان کی بازی ہار گیا۔ جو ویکسین نہیں لگوائے گا سروسز حاصل نہیں کر پائے گا۔ جھنگ ضلع انتظامیہ کے 100% ویکسین ہدف پورا کرنے کے لیے سخت فیصلے کر لیے گئے۔ نیا کنیکشن لینے کے لیے کورونا سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف طیب سید سے۔ طیب بتائے گا۔ کورونا کے کیسز ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہسپتال کے اندر وہ تمام وارڈز جو کورونا مریضوں کے لیے مختص کیے گئے تھے بھر چکے ہیں، جن کو کم کرنے کی اب کوشش شروع ہو چکی ہیں کہ آخر وہ تمام مریض جو کہ کورونا کا شکار ہو رہے ہیں ان کو کم سے کم ہسپتال تک پہنچایا جائے اور ان کی جو SOPs ہیں وہ فالو کروا کے
कोरोना वैक्सीनेशन करवा के ऐसे मरीजों की तादाद को कम किया जाए। इस हवाले से आज डीसी ऑफिस के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स उन्होंने शिरकत की है, जिसमें काफ़ी सख्त फैसले आज लिए गए हैं। आखिर ये फैसले कब से अमल दरामद होगा इनके ऊपर और कब से शुरू किया जाएगा और क्या क्या फैसले हुए हैं, इस हवाले से डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि क्या कुछ करने जा रहे हैं आप आने वाले दिनों में कोरोना के मरीजों को कम करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये एनसीओसी ने एक फ्रेश इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी की हैं। इसके हवाले से ये है कि 15 सितंबर से जितनी मोटरवेज़ हैं वहाँ से एंट्री बंद हो रही है। इसके अलावा जितने रेस्टोरेंट्स हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, उन लोगों को वहाँ एंट्री नहीं होगी। और इसके अलावा जितने हमारे शॉपिंग सेंटर्स हैं उनको भी हम सख्ती से बंद कर रहे हैं कि किसी सूरत में वहाँ पे नॉन वैक्सीनेटेड लोग वो नहीं होंगे। इस हवाले से मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आज तमाम डिपार्टमेंट्स जो है उनको हमने कॉल किया था, जिसमें पाक आर्मी ने भी उनका सुपरवाइजरी रोल है वो भी शामिल हुए हैं। तो इसमें अंजमन ताजरान थे, तमाम बाकी स्टेक होल्डर्स से, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड्स जो है वो इसमें मौजूद थे। तो इसमें हमने फैसले यही किए हैं कि अब नादरा से लेके तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को हम किसी किस्म की कोई सर्विस फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह जो हमारी ओपीडी है वहाँ भी हमने सख्ती कर दी है कि कोई बंदा हमारे हॉस्पिटल्स में कोई ओपीडी फैसिलिटी वो नहीं ले सकता जब तक वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएगा। इसी तरह मेरा अपना ऑफिस, जो दीगर ऑफिस हैं, उन तमाम ऑफिस में सख्ती से हम कर रहे हैं कि हर सूरत में जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ही आप फैसिलिटी करेंगे। तो ये पहला मरहला है। दूसरे मरहले में हम इंशाल्लाह ताला इनकी सिम ब्लॉक्स और बाकी ये 15 सितंबर तक हो जाएगा। और ये जो पहला मरहला है इसको हम परसों से सैटरडे से हम शुरू कर रहे हैं। जो नॉन कंप्लाइंस होगी, जिसके पास सैनिटाइजर्स नहीं होगा, जिसके पास जिसने कोई मास्क नहीं लगाया होगा, उसको इंशाल्लाह ताला हम सैटरडे से उसकी शॉप्स वगैरह उसको भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब में खवातीन टीचर से पेश आने के लिए भी नया ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। मॉनिटरिंग टीम्स ना तो खवातीन असातिज़ा से इनका मोबाइल नंबर लेंगे और ना ही इनसे अकेले में गुफ्तगू करेंगे। आपको बताते चलें, महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब में खवातीन टीचर से पेश आने के लिए भी नया ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। मॉनिटरिंग टीम्स ना तो खवातीन असातिज़ा से इनका मोबाइल नंबर लेंगे, ना ही इनसे अकेले में गुफ्तगू करेंगे। मंसूख करवाने लगे। बरतानिया के लिए $9,000, यूरोप के लिए $7500, जबकि अमेरिका के लिए $1350 किराया हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, तीसरी वेव के बाद इख्तिताम पर जो मसला खड़ा हुआ था एक्सपोर्ट्स के लिए वो दोबारा से आन खड़ा हुआ है। ऑर्डर्स जो हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, वो अब मनसूख होने लगे हैं और एक बड़ा मसला है फ्रेट रेट्स। देखें, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका के दोबारा से सिर्फ 2 दिन के अंदर दोबारा से इंक्रीज़ करेंगे। जो रेट्स आ रहे थे उसके बाद एकदम से इजाफा हुआ है। तैयब साहब मौजूद है हमारे साथ, स्टफ इंटरनेशनल से एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा है। तैयब साहब, 7,000 था और आज ही बरतानिया का $9,000 हो गया है। अमेरिका 10,000 पे था, 13,000 क्रॉस कर गया, बल्कि आप बता रहे 14,000 भी है। यूरोप देख लें वो 7500 को पहुंच गया। तो कैसे करेंगे सर्वाइव, और खासतौर पे ऑर्डर्स के इस वक्त सिचुएशन के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर्स तो आज जैसे आपको पता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो ऑर्डर्स तो ऑब्वियसली बात है कम हो गई। मेन वजह इसमें वही जो हम कॉटन की भी बात कर रहे थे, जिस तरह वो कई दफ़ा बात हुई है, अभी तक उसका कोई हाल नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉटन वैसे ही कम हो गई है। तो मिलें बहुत कम हो गई हैं, माल बंद कम रहा है, जिस वजह से वो मोस्टली डिमांड पूरी नहीं हो रही है। और जो बड़े एक्सपोर्टर होते हैं ना जी, वो तो बाहर से वो मंगवा के उनका अपना वो ड्यूटी भी उस पर कम गवर्नमेंट ने कर दिया और वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो एसएमई सेक्टर ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो कर रहा है। एसएमई सेक्टर ने लोकल यहीं से कॉटन परचेज़ करनी है, यान परचेज़ करना है, और उन्होंने उसको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना के वैल्यू एडेड करके उसको एक्सपोर्ट करना। तो एक ये बड़ा मसला है। दूसरी बात जो आपने फ्रेट की बात की है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं लास्ट टाइम अमेरिका में काम कर रहा था, 6 या 7 महीने की बात है। वो 11-12 तकरीबन अभी $14,500 कल मुझे उसका फ्रेट मिला साउथ अमेरिका का, $14,500 एक 40 फीटर का, जो मैं $3,100 में करता था। तो अब बाहर तो कह रहा है कि मुझे अब बना के भेजे, तो अब बड़ी मुश्किल है। एसएमएस एक्सपोर्टर वो कैसे उसको मैनेज करेगा ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये बड़ी प्रॉब्लम है जी, कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसने कहा कि एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर्स के अंदर फ्रेट्स हैं वो इस वक्त इतना बड़ा मसला है, और फिर इनसे हमने एक पहले में मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसान मुश्ताक फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। कोई गरज नहीं है पार्टी ए को टिकट दे
पार्टी बी को टिकट दे, पार्टी किसको टिकट देती है। हम इमरान के नजरिए पर लब्बैक कहते हैं और हम इमरान खान की पॉलिसी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमारा खून पसीना एक हो जाएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आगे नेक्स्ट वीक से जो है वो नेक्स्ट मंथ से मैं बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK मैं दूसरे सूबों के अंदर भी विजिट करूंगा और अपने तमाम नौजवानों को मुतहरिक करूंगा। और एक चीज़ और मैं मिस कर रहा था कि जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग का जो किरदार रहा है, हमारे पास तमाम हलकों के अंदर हमारे पास एक ऐप थी, हमने सर्वे किया और जो सर्वे करके हमने पार्टी को दिया अल्हम्दुलिल्लाह 90% से अबव उसका सक्सेस रेट रहा है। तो ये नौजवान किसी की ज़ात का नौजवान नहीं है। कश्मीर में हमारे नौजवानों ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में हमने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की हैं। हमें अपनी ज़िम्मेदारी का पता है। आखिर पर मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तकामत दे और हम जिस नज़रिए पर लगे हुए हैं, जिस नज़रिए, जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान का नौजवान है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान है इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आपकी पार्टी का मंशूर है कि आवाम को जो इंसाफ मिलेगा, तो अभी तक 3 साल हो गए आपकी गवर्नमेंट को आए हुए, तो अभी तक पुलिस का निजाम देखते नहीं, उसका आप 5,000 का देके आप जो सेक्रेटरी का तैयार हो सकते। फैसलाबाद में मरकजी जनरल सेक्रेटरी PTI यूथ विंग एहसान मुश्ताक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फैसलाबाद की रेलवे कॉलोनी में सीवरेज और गैस का मंसूबा ठप होकर रह गया। रेलवे मुलाजमीन खाना पकाने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। सीवरेज मंसूबा और गैस जैसी बुनियादी सहूलत न मिलने से रेलवे मुलाजमीन महकमा रेलवे पर बरस पड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उवैस अली से, जी उवैस बताएगा। आज ही बिल्कुल इस जदीद दौर में भी रेलवे कॉलोनी के मकीन सीवरेज सिस्टम और गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से रेलवे कॉलोनी के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ खाना पकाने के लिए रेलवे कॉलोनी के मकीन लकड़ियाँ और दीगर ज़राया इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से जो है वो उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर ना तो सीवरेज सिस्टम है और ना ही गैस की सहूलत है, किन मुश्किलात का सामना है? का बहुत मसला है, सीवरेज का बहुत मसला। जमादार को 100 रुपया देना पड़ता है। ये सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, 1000 रुपया 1500 मांगता है वो, तो ये सारा काम निकालवाना पड़ता है। रोटी पकाने की सहूलत जिस आपके सामने है, इसका बहुत मसला है। गैस नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है, पीने के पानी का निज़ाम नहीं है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ये हमारे लिए कुछ सोचें आप। ये देखो ना हालात, ये गन्ने का फूस ले आके हम रोटी पकाते हैं, हमारे लिए बहुत मसला है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से पंजाब भर में 5 करोड़ से जायद अराजी मालिकान का डाटा महफूज कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से, जी बताएगा। जब बात की जाए अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर अवामी फलाह के मंसूबों पर काम करने के सिलसिले में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कंप्यूटराइजेशन की जा रही है, तो 5 करोड़ अराजी मालकान को कंप्यूटराइज्ड किया गया पंजाब भर में, जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक तो इनको टैक्स नेट में लाना आसान होगा, तमाम काश्तकार टैक्स नेट में लाए जा सकेंगे। दूसरा ये तमाम काश्तकार जो भी रजिस्टर्ड होंगे, जिनका नाम इंदराज हो जाएगा अराजी रिकॉर्ड सेंटर के पास, वो बराह रास्त ज़रई बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। उन्होंने जो रवायती इंटेरोगेट के तरीके से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर रवायती डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ती है, वो नहीं होगी, बल्कि महज शनाख्ती दस्तावेज़ात पर ही वो कर्ज लेने के अहल होंगे। तो इसके 2 फ़ायदे बताए जा रहे हैं। दूसरा, जो ही रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास आएगा, उसमें जितने भी लोग बड़ी राजियों के मालिकान हैं, तो उन्हें उसी के हिसाब से उनकी इनकम के हवाले से कर्ज लेने के अहल होंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। नए कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। फेस्को का 1 लाख से ज़ायद मीटर्स खरीदने का फैसला कर लिया गया। डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वालों को मीटर्स की सहूलत फराहम की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आपको बताते चलें इस हवाले से कि नए कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। फेस्को का 1 लाख से ज़ायद मीटर्स खरीदने का फैसला कर लिया गया।
डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वालों को मीटर्स की सहूलत फराहम की जाएगी। फैसलाबाद पुलिस एहलकार खवातीन को कोरोना वैक्सीन सेंटर DHQ अस्पताल में प्रोटोकॉल न देने पर हेड कांस्टेबल अली पर डिस्पेंसर को तशद्दुद का निशाना और हरासा करने का इल्जाम है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताएगा क्या वजह बनी लड़ाई की? जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हेड कांस्टेबल अली की जानिब से डिस्पेंसर के ऊपर तशद्दुद के वाक़े के हवाले से इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। AMS एडमिन डॉक्टर गुलाम सरवर और डॉक्टर अली रज़ा को इंक्वायरी कमेटी का मेंबर कायम किया गया है और अहकाम जारी किया गया। DHQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो कमेटी कायम की गई है 2 रोज़ में जो है वो रिपोर्ट पेश करेगी। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करके जारी करदा जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि 2 खवातीन एहलकार पुलिस की जिसमें इकरा और समरा शामिल हैं, इन्होंने कोरोना वैक्सीन सेंटर का विज़िट किया और प्रोटोकॉल ना मिलने पर जब वो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आई थी तो उन्हें बारी का इंतज़ार करने का कहा गया, जिस पर उनके जाने से पहले तो हमले के साथ बदतमीजी की गई और बाद 15 पर कॉल की गई और ऐसे में DHQ अस्पताल पुलिस चौकी जो कायम है वहाँ पे तैनात अली रज़ा जो कि यहाँ पे बतौर हेड कांस्टेबल तैनात है, वो मौके पर पहुँचा है और ख़वातीन पुलिस एहलकार की बात सुनने के बाद उसने अली जो DHQ अस्पताल में तैनात डिस्पेंसर था उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और हरासा किया। इस मौके पर कोरोना वैक्सीन सेंटर में मौजूद अमला और जो आवाम थी वो सारे वाक़े को देखती रही है। तमाम DHQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इंक्वायरी कमेटी को हिदायत जारी की गई है कि 2 रोज़ में जारी की गई है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा ने सरकारी लकड़ी मुख्तलिफ मकामात से काट कर अकालवाला वाटर वर्क्स पर फेंक दी। गुज़िश्ता कई सालों से पड़ी लाखों रुपए की सरकारी लकड़ी नाकारा होने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्संग में म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है कि मुख्तलिफ मुकामात पर सरकारी लकड़ी जो है काट कर बजाय उसको नीलामी करने के, कहीं फरोख्त करने के, उसको खुले आसमान तले फेंक दिया गया है, जो पड़ी पड़ी नाकारा होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जगह पे मैं मौजूद हूँ, अकाल वाला रोड है, जहाँ पे वाटर वर्क्स में पड़ी हुई तमाम जो लकड़ी है वो नकारा होती हुई नज़र आ रही है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी लकड़ी जो तमाम अतराफ पर आपको पड़ी हुई नज़र आ रही है, जो अरसा दराज से पड़ी पड़ी जो है ख़राब हो रही है। लाखों करोड़ों रुपए की ये लकड़ी है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से देखभाल ना होने की वजह से तमाम जो लकड़ी है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई भी इक़दाम किए नहीं जा रहे, जिसकी वजह से जो है ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए का सरकार का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंतज़ामिया से जब बात की गई, उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि इसकी नीलामी के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन कब किए जा रहे हैं ये तकरीबन गुज़िश्ता अगर बात करें 6 से 7 साल पुरानी लकड़ी इधर ही आपको पड़ी पड़ी नज़र आ रही है, जो मिट्टी लग चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तमाम जो अंदर से जो अहम जगह है लकड़ियों की जो मोटाई है वो ख़राब हो रही है। इंतज़ामिया इस पे काम नहीं कर रही। झाड़ियाँ जो इतनी पड़ी हुई हैं उसमें पड़ी ये ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन असल जो नुकसान हो रहा है वो सरकार को हो रहा है लाखों का, लेकिन इंतज़ामिया इस पर कोई काम नहीं करे। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सूबाई वज़ीर ख़याल अहमद कासरू की चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन से मुलाकात हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ख़याल अहमद कासरू ने आज चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन मिर्ज़ा असगर से मुलाकात की और 2 तरफ़ा तबादला ख़याल में फैसलाबाद के हवाले से मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। इस मौका पर चेयरमैन कमीशन की जानिब से ये बताया गया कि मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो तारकीन वतन के रिपोर्ट हो रहे हैं और हुकूमत का ये विज़न है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। तहम कई महकमों की जानिब से ताउन जो है वो नागज़ीर है। इस मौका पर सूबाई वज़ीर की जानिब से जो था वो पूछा गया कि कौन से ऐसे महकमे हैं जिनकी जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। ये भी सवाल उठाया गया कि जो कमीशन है उसकी जानिब से पहले ही फैसला कर लिया गया है कि ऐसे तमाम महकमे जो कि ताउन नहीं करते तो उनको नोटिस भी भिजवाए जाएँ और उनको खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाए। इस मौका पर उनका कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आने वाले दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल किए जाएँ। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमालिया में सूबाई वज़ीर आशफा रियाज पटियाला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताएगा।
آج بالکل کمالیہ میں صوبائی وزیر آشفا ریاض فتیانہ کی زیر صدارت شہر بھر میں جاری ترقیاتی منصوبہ جات پر پروگرس کے حوالے سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی طور پر ڈی سی ٹوبہ ٹیک سنگھ، عمر جاوید، اے سی عرفان ہنجرا سمیت دیگر محکموں کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ میڈم سے بات کریں گے۔ میم بتائیے گا کیا کہیں گے، کیسے جا رہے ہیں جاری ترقیاتی کام اور شہر کو آنے والے دنوں میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ضلعی سطح پر فنڈز کو مختص کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ جو پہلے جاتا تھا پہلے پاتا تھا، اور یا وہ اپنے زور بازو سے زیادہ فنڈز اپنے حلقوں میں لوگ لے آتے تھے، ایم پی ایز ایم این ایز۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس میں تمام پنجاب کے تمام ضلعوں کو مساوی طور پر فنڈز جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو یہ ہمارا ڈسٹرکٹ پیکج فنڈ تھا، اس سلسلے میں میں نے اپنے حلقے کے حوالے سے یہاں پر آج ڈی سی صاحب کی مدد سے یہاں پر میٹنگ منعقد کی۔ تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس جہاں جہاں پر ہماری اسکیمز گئی تھیں، اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، پبلک ہیلتھ سیکٹر ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، اور تمام ہمارے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس تھے ان کے سربراہان یہاں پر موجود تھے، اور ڈی سی صاحب کی قیادت میں ہم نے ان سے تمام جو ہے اپڈیٹ جو ہے وہ ہوئے ہیں، کیونکہ تمام اسکیمز جو ہیں اس وقت اپروول ضلعی سطح پر فنڈز کو مختص کیا گیا۔ بہت شکریہ رضوان خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں چنیوٹ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز 20 سپتمبر سے ہوگا۔ محکمہ صحت نے انسداد پولیو مہم کے لیے انتظامات کرنا شروع کر دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقدیر سے، جی بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز 20 سپتمبر سے ہوگا اور محکمہ صحت چنیوٹ کی جانب سے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ کتنا ٹارگٹ ہے، کتنی ٹیمیں ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب صاحب۔ سر بتائیے گا کہ کتنا ٹارگٹ ہے، کتنی ٹیمیں اور مزید اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دفعہ جو ہماری پولیو کی قومی مہم ہے جو کہ پورے پاکستان میں ہوگی، 20 سپتمبر سے شروع ہو رہی ہے، 20 سے 24 تک رہے گی۔ پہلے 3 دن کے مین دن ہیں، 2 اس کے کیچ اپ ڈیز ہیں۔ اس دفعہ ہم اس کمپین کا جو خاص بات ہے، ہمارے جو ایچ آر ریشنلائزیشن کی گئی ہے اور ہمیں ہیومن ریسورس اور ملا ہے، ٹیموں میں بھی اضافہ ہوا ہے، ایریا انچارج میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 45 یو سیز ہم اس میں کام کریں گے، 164 ہمارے ایریا انچارج ہوں گے، ہماری جو ٹوٹل ٹیمیں کام کریں گے 1086 ہیں، اور جو ہمارا ٹینٹیٹیو ٹارگٹ ہے، ایکچولی تو ہر وہ بچہ جو 5 سال تک ایج تک ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، وہ 2,39,464 ٹارگٹ پورا کیا جائے گا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب بار کی ہدایت پر شورکوٹ بار میں بایو میٹرک ووٹنگ کے لیے کاغذات جمع کروانے کا آج آخری روز ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد علی سے، جی بتائے گا۔ بار کی ہدایت پر شورکوٹ بار کی جانب سے آنے والے الیکشنوں میں بایو میٹرک ووٹ ڈالنے کے لیے جو وکلا کی جانب سے ہیں وہ کاغذات جمع کروائے جا رہے ہیں، جس کا جو آج آخری روز ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت بار کے جو صدر نعیم آفاق گڈو اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری چودھری راشد علی کے علاوہ جو دیگر وکلا ہیں وہ بھی اس وقت موقع پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ کتنے اب تک ووٹرز ہیں جن کی جانب سے کاغذات جمع کروائے جا چکے اور بایو میٹرک ووٹ سے کس حد تک فائدہ پہنچے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب بار کونسل کی طرف سے ہمیں ہدایات ملی، جس پر ہم نے یہ ڈیٹا فارم جو ہیں کلیکٹ کرنا شروع کیے ہیں۔ تو تقریباً 95% جو ہے وکلا صاحبان کا ڈیٹا فارم جو ہے ہم وصول کر چکے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ 100% آج تک مکمل ہو جائیں گے۔ آج آخری دن، آج ہم نے بھیجنے ہیں یہ۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جھنگ میں 12 سپتمبر کو ہونے والے شورکوٹ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کا سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے، جی بتائے گا۔ جی بالکل، شورکوٹ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن 12 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے جھنگ پولیس نے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ اس سیکیورٹی پلان کے مطابق مجموعی طور پر 400 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس الیکشن میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ مجموعی طور پر 18 امیدوار جو ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور تقریباً 14,200 سے زائد ووٹرز اپنا حق رأی دائیں استعمال کریں گے۔ جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ 12 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور 24 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں، مردانہ اور زنانہ۔ جبکہ اس حوالے سے تمام تر جو سیکیورٹی کے امور ہوں گے، ان کا جو تمام تر جو چارج ہے، جو انضامات ہیں، وہ ایس پی انویسٹیگیشن دیکھیں گے۔ جبکہ جھنگ پولیس کی جانب سے اس تمام تر الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے CCTV کیمروں کی بھی مدد لی گئی ہے۔ تو ہم ڈی پی او جھنگ سرفراز خان ورک کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دوران جتنے بھی SOPs ہیں اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ DSPs اور SHOs کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ شورکوٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے دوران اپنی ڈیوٹیاں SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔